हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट क्लासेस निबोला। देखिए, हमारा श्वसन और श्वसन तंत्र चल रहा था। श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि जो श्वसन तंत्र होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो हमने पहला पढ़ा था वो था ऊपरी श्वसन तंत्र। नेक्स्ट जो अब पढ़ते हैं हम वो पढ़ेंगे सेकंड जो है हमारा निचला श्वसन तंत्र। तो नाउ निचला श्वसन तंत्र। निचला जो श्वसन तंत्र है हमारा, उसमें आता है हमारी श्वास नली। दूसरी चीज़ इसमें आती है श्वसनी और श्वसनिका, और तीसरी चीज़ इसमें आती है फेफड़े। श्वास नली, श्वसनीय, श्वसनिका और हमारे फेफड़े, फुफ्फुस, लंग्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे श्वास नली के बारे में कि जो श्वास नली होती है ये क्या होती है। तो नंबर 1 श्वास नली। श्वास नली को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पहले हमने पढ़ा था, श्वास नली से पहले वाला भाग हमने पढ़ा था स्वर यंत्र। क्या पढ़ा था? स्वर यंत्र। तो ये जो श्वास नली होती है वो ये स्वर यंत्र के निचला वाला भाग होता है। क्या होता है? स्वर यंत्र के निचला वाला भाग। स्वर यंत्र से निचला वाला भाग। दूसरी चीज़ इसमें देखें तो श्वास नली जो होती है वो करीब 5 इंच लंबी, और जो पेशीय नली होती है करीब 5 इंच लंबी, यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है वो करीब 5 इंच लंबी पेशियों से बनी होती है। दूसरी चीज़ इसमें देखें तो जो श्वास नली होती है उसमें उपास्थि यानी कि सी आकार के, यानी कि सी वाले जैसे छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली में उपास्थि सी वाले के छल्ले पाए जाते हैं, और ये छल्ले क्या काम करते हैं? ये छल्ले जो होते हैं यानी कि सी वाले जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हमारी श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं और इसको खुला रखते हैं। श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। दूसरा चीज़ देखें तो श्वास नली को हमेशा क्या रखते हैं? ये खुला रखते हैं। दूसरा जो श्वास नली क्या काम करती है कि ये श्वास को हमारे गर्दन से वक्ष गुहा तक ले जाती है, यानी कि हमारी जो गर्दन होती है उसे हमारे वक्ष स्थल तक ये श्वास को ले जाने का काम करती है। तो श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक ले जाने का काम करती है। ले जाने का काम क्या करती है हमारी श्वास नली। अगली चीज़ इसमें देखें तो जो श्वास नली होती है उसमें जो उपस्थित जो उपकला होता है वो क्या काम करता है? श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। क्या करता है? श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। और ये जो श्लेष्मा होती है वो वायु को शुद्ध करके हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उन तक पहुंचाती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? उपकला। ये क्या काम करता है? श्लेष्मा का स्त्रावण। और ये श्लेष्मा क्या काम करती है?
वायु को शुद्ध करके, यानी कि श्वास वायु को शुद्ध करके श्वास वायु को शुद्ध करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये बात हो गई हमारे श्वास नली के बारे में कि जो श्वास नली होती है वो जो हमारा स्वर यंत्र नामक जो अंग है उससे निचला वाला भाग होता है। करीब 5 इंच लंबी पेशियों से बनी नली होती है। श्वास नली में जो उपस्थित जो उपास्थि वलय होते हैं, यानी कि सी आकार के छल्ले होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। दूसरा ये काम करते हैं, श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली जो होती है वो हमारी जो श्वास होती है, यानी कि वायु होती है, उसको हमारे गर्दन से हमारे वक्ष स्थल तक ले जाने का काम करती है। अगली चीज़ इसमें देखें तो श्वास नली में उपकला पाई जाती है, वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, और जो श्लेष्मा होती है वो श्वास वायु को शुद्ध करके हमारे लंग्स तक, यानी कि हमारे फुफ्फुस तक पहुंचाती है। तो ये बात हो गई हमारे श्वास नली के बारे में। श्वास नली के बाद में हमारा जो अगला भाग आता है वो आता है श्वसनी या फिर श्वसनिका। तो अगले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम कि श्वसनी क्या होती है और श्वसनिका क्या होती है। तो जो हमारी श्वास नली होती है वो वक्ष गुहा में प्रवेश करके 2 भागों में बट जाती है, और इस प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ये जो श्वसनी होती है वो आगे चलकर अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद ये श्वसनी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं श्वसनिका, और जो श्वसनिका का अंतिम भाग होता है वो गुब्बारे नामक संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं कूपिका। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है हमारा निचला श्वसन तंत्र का वो है श्वसनी। श्वसनी या श्वसनिका। तो मैंने बताया कि जो हमारी श्वास नली है, जैसे कि ये हमारी श्वास नली है, ये हमारी क्या है? श्वास नली। ये श्वास नली हमारे वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि ये बढ़ गई 2 भागों में, इनको हम बोल देते हैं श्वसनी। इनको बोल दिया श्वसनी। ठीक है, 2 भागों में बंटने के बाद ये क्या करती है? प्रत्येक भाग जो हमारा लंग्स होता है फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। ये हमारे फेफड़े हो गए। ठीक है, यानी कि ये हो गए लंग्स। लंग्स फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद जो हमारी श्वसनी होती है, यानी कि श्वसनी का प्रत्येक जो भाग होता है वो अनेक भागों में बढ़ जाता है। अनेक भागों में, जैसे कि ये बढ़ गया, इधर भी ये बढ़ गया, अनेक भागों में बढ़ गया। और अनेक भागों में बढ़ने के बाद जो हमारी इन भागों को क्या बोल देंगे हम? श्वसनिका। क्या बोल देंगे? श्वसनिका। ये जो भाग हैं ये क्या हो गए? हमारे श्वसनिका हो गए। और इस श्वसनिका का जो फूला हुआ भाग है, जैसे कि ये वाला भाग, इसको हमने बोल दिया कूपिका। क्या बोल दिया? कूपिका। इन्हीं कूपिकाओं के अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो कूपिका पाई जाती है हमारे लंग्स के अंदर, इन्हीं में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बात करते हैं श्वसनी के बारे में कि श्वास नली वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद 2 श्वसनी में बढ़ जाती है। 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है।
अगला देखें तो श्वसनी या प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये प्रवेश कर गई लंग्स में और प्रवेश करने के बाद अनेक भागों में विभाजित हो जाती है, अनेक भागों में बट जाती है। अनेक भागों में बट जाती है और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? श्वसनिका। प्रत्येक भाग को अपन ने क्या बोल दिया? श्वसनिका बोल दिया। इन भागों को अपन ने क्या बोल दिया? श्वसनिका। और श्वसनिका का जो अंतिम भाग होता है, यानी ये अंतिम भाग होता है, ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है। श्वसनिका का अंतिम भाग एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसे हमने क्या बोला है? कूपिका। क्या बोला है? कूपिका। जिसे कूपिका कहते हैं। समझ आया यहाँ तक? यानी कि हम श्वसनी या श्वसनिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी जो श्वास नली है वो हमारे वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ गई और इस भाग को हम बोल रहे हैं श्वसनी। क्या बोल रहे हैं? श्वसनी, यानी कि ब्रोंकाई इस भाग को हम बोलते हैं। फिर प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी तरफ के जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, उनमें प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद ये अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि देखो डायग्राम में, देखो ये विभाजित हो रही है अनेक भागों में। इस प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं श्वसनिका, यानी कि ब्रैंकियोल। ठीक है। श्वसनिका का जो अंतिम भाग होता है वो गुब्बारे नुमा संरचना होती है और इस गुब्बारे नुमा संरचना को ही यहाँ पर क्या बोल दिया? कूपिका। इन्हीं कूपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है। ये बात हो गई श्वसनी की, ये श्वसनी या श्वसनिका के बारे में। अगला जो भाग है हमारा, लास्ट वाला अंतिम भाग है, वो है हमारे फेफड़े और फुफ्फुस, जिनको हम बोलते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं मनुष्य में एक जोड़ी यानी कि दो पाए जाते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? कोमल, लचीले और गुलाबी रंग के होते हैं। दूसरे हृदय के पासारों में स्थित होते हैं, यानी कि एक दाईं तरफ तो दूसरा बाईं तरफ होता है। फेफड़े जो होते हैं उनमें अनेक हमारे जो बोलते हैं श्वसनिका, रक्तवाहिनी या लसिका वाहिनी पाई जाती है। तो अब पढ़ते हैं हम फेफड़े के बारे में। फेफड़े या फुफ्फुस, लंग्स जिसको बोलते हैं। तो फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े यानी कि ये क्या होता है? कोमल, लचीले व गुलाबी रंग के होते हैं। पहली चीज तो इसमें ये हो गई कि कोमल होते हैं, लचीले होते हैं और इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। दूसरी चीज इसमें देखें तो फेफड़े जो होते हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में फेफड़े कितने जोड़ी पाए जाते हैं? एक जोड़ी। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं
और कहाँ पाए जाते हैं? हृदय के पासार में। यानी कि वक्ष गुहा में हृदय के पासार में जो फेफड़े पाए जाते हैं, हृदय के पासार यानी कि एक तो दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अगला देखते हैं। फेफड़ों में असंख्य श्वसनिकाएं व रक्तवाहिनियां तथा लसिका वाहिनियां पाई जाती है। यहाँ पर एक शब्द है लसिका। लसिका क्या होता है? हमें पता है जब हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद तुरंत बाद एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? पानी जैसा पदार्थ निकलता है। इस पानी जैसे पदार्थ को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। तो फेफड़ों में असंख्य श्वसनिकाएं, रक्तवाहिनियां तथा क्या पाई जाती है? लसिका वाहिनी पाई जाती है। दूसरी चीज देखें तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो पेशी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? यानी कि जो फेफड़ा होता है वो स्पंजी ऊतक से मिलकर बना होता है। स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसमें केशिकाएं व कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसमें केशिकाएं और कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरे इसमें देखें तो कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? यानी कि कोशिकाओं की एक पंक्ति पाई जाती है जो रक्त में क्या करती है कि कोशिकाओं की पंक्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाओं की पंक्ति पाई जाती है। तो ये बात हो गई हमारे फेफड़ों के बारे में कि जो फेफड़े होते हैं वो कोमल, लचीले, गुलाबी रंग के होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। दूसरा इसमें देखें तो इसमें असंख्य श्वसनिकाएं, रक्तवाहिनियां तथा लसिका वाहिनी पाई जाती है। और ये जो होते हैं वो स्पंजी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? कोशिकाएं और केशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं की एक पंक्ति पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारे निचले श्वसन तंत्र के बारे में कि निचला श्वसन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं। तो मैंने बताया पहले इसमें श्वास नली, दूसरा श्वसनी या श्वसनिक और तीसरा फेफड़े आते हैं। अगली बात करते हैं हम श्वसन तंत्र में जो हमारे श्वसन मांसपेशियां होती है, यानी कि लास्ट वाला भाग। एक तो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया, दूसरा हमारा निचला श्वसन तंत्र हो गया, लास्ट वाला भाग है हमारा श्वसन मांसपेशियां। कि जो श्वसन मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती है और उनके काम क्या होते हैं, कि वो क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो श्वसन तंत्र चल रहा था उसमें दो भाग हमने इसका पढ़ लिया। तीसरा वाला भाग आता है हमारे श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां श्वसन मांसपेशियां। तो फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए
कुछ मांसपेशियां पाई जाती है जो क्या करती है, यानी कि गैसों का विनिमय करती है, यानी कि श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती है। दूसरा हम देखें तो जो श्वसन के लिए जो मुख्य उत्तरदायी जो अंग होता है हमारे, वो डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम, जिसको मध्यपट बोलते हैं। डायफ्राम जो कंकाल पेशी से बना हुआ हमारे मतलब थोड़ा पतला चादर के जैसी संरचना होती है, जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है। जब डायफ्राम का संकुचन होता है तो जो हमारे जो वायु होती है वो नासिका के द्वारा कहाँ प्रवेश करती है? हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। और जब डायफ्राम का शिथिलन होता है तो वायु लंग्स से कहाँ जाती है? बाहर जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए मांसपेशियां उत्तरदायी होती है, जो वायु अंदर लेने व छोड़ने में सहायक होती है। दूसरी चीज मैंने बताई, श्वसन के लिए मुख्य उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? हमारा डायफ्राम। श्वसन के लिए मुख्य उत्तरदायी अंग डायफ्राम, जिसको बोलते हैं मध्यपट। मध्यपट होता है। ये मध्यपट क्या होता है? यानी कि डायफ्राम क्या होता है? पतली चादरनुमा संरचना। क्या होता है? पतली चादरनुमा संरचना होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्ष स्थल की सतह पर, वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है। अगली चीज इसमें देखें तो डायफ्राम के संकुचन से तो क्या हो रही है? वायु नासिका से होती हुई लंग्स में प्रवेश करती है। नासिका से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है? लंग्स में प्रवेश करती है। और डायफ्राम के शिथिलन से यानी कि जब डायफ्राम में शिथिलन होता है तो जो वायु होती है, वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये तो बात हो गई कि डायफ्राम में क्या संकुचन हो रहा है, तो वायु जो होती है हमारी नासिका नाक के द्वारा कहाँ प्रवेश करती है? हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। और जब शिथिलन होता है तो वायु बाहर निकल जाती है। अगली चीज इसमें देखें तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं उसमें विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है, जो डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन में क्या होती है? सहायक। पसलियों में विशेष प्रकार की
मांसपेशियाँ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होने के कारण ही क्या करती है, मध्यपट यानी कि जो हमारा डायफ्राम होता है उसमें संकुचन व शिथिलन में सहायक। तो ये हो गई हमारी श्वसन मांसपेशियाँ की। श्वसन मांसपेशियाँ क्या करती हैं, फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए हमारे मांसपेशियाँ उत्तरदायी होती है, जो वायु को अंदर लेने में छोड़ने में क्या होती है, सहायक। दूसरा देखें तो श्वसन के लिए जो हमारा मुख्य उत्तरदायी अंग होता है वो हमारा डायफ्राम यानी कि मध्यपट होता है। जो डायफ्राम होता है वो हमारा कंकाल पेशी से बना पतली चादरनुमा संरचना होती है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है। अगली चीज़ देखें कि हमारा जो डायफ्राम होता है उसमें संकुचन होता है, तो जो वायु होती है वो हमारी नाक के द्वारा कहाँ प्रवेश करती है, हमारे लंग्स यानी फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में प्रवेश करती है। अगला शिथिलन होता है, तो वायु हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनसे कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। दूसरा इसमें देखें तो पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है यानी कि मांसपेशियाँ प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन में सहायक होती है। तो ये हमारा खत्म हुआ श्वसन और श्वसन तंत्र, यानी कि हमने इसमें पढ़ा कि श्वसन क्या होता है और श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी कि श्वसन है कि सांस लेना क्या होता है, दूसरा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक होगा अगली क्लास में वो होगा हमारा रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है, ये हमारी अगली क्लास में होगा। थैंक यू।